दोस्तों, मैं आपकी मुलाकात गीज़ा के इस ग्रेट पिरामिड से कराता हूँ जिसको हजारों साल पहले एंशिएंट इजिप्शियंस ने बनाया था। एंशिएंट इजिप्शियन दुनिया की महान सभ्यताओं में से एक है जिन्होंने अपने समय में कई रिमार्केबल स्ट्रक्चर्स एंड मॉन्यूमेंट्स का निर्माण किया है। एंशिएंट इजिप्शियन द्वारा आज से 4500 साल पहले बनाए गए गीज़ा का पिरामिड हजारों सालों तक दुनिया का सबसे ऊंचा मैनमेड स्ट्रक्चर रहा है। पिरामिड की डेवलपमेंट में यूज़ होने वाली इजिप्शियन मैथमेटिकल वैल्यूज़ एंड एंगल्स इतने एक्यूरेट हैं कि कई लोग तो आज भी ये मानते हैं कि गीज़ा के पिरामिड को बनाने में एलियंस ने इजिप्शियंस की मदद की थी। जबकि सच्चाई तो ये है कि एंशिएंट इजिप्शियंस को अप्लाइड मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री की इतनी अच्छी नॉलेज थी कि उन्होंने इन मैथमेटिकल वैल्यूज़ की यूज़ करके इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया। इसके अलावा एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन वो पहली ऐसी सभ्यता थी जिन्होंने सबसे पहले सोलर बेस्ड कैलेंडर का डेवलपमेंट किया था, जिसे बाद में कई सारी सभ्यताओं ने अपनाया और उसमें अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंजेस एंड मॉडिफिकेशन किए। पर आज हम इजिप्शियन मैथमेटिक्स के बारे में ही जानने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे इजिप्शियन मैथमेटिक्स के इतिहास के बारे में और देखेंगे कि कैसे इजिप्शियन मैथमेटिक्स ने हमारे आज की मैथमेटिक्स की नींव रखी। वैसे तो इजिप्ट में मैथमेटिक्स की शुरुआत कब हुई इसका कोई प्रूफ नहीं है, पर कुछ रिसर्च ये क्लेम करती है कि इजिप्शियंस 3000 BC यानी आज से करीब 5000 साल पहले से ही मैथमेटिक्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उन्हें इसकी काफ़ी अच्छी नॉलेज थी, क्योंकि अपनी उस मैथमेटिक्स की नॉलेज के जरिए ही उन्होंने आज से 4500 साल पहले गीज़ा के पिरामिड का निर्माण किया था। तो चलिए हम एक एक करके उन सभी मिस्ट्रीज़ को जानते हैं जो इजिप्ट की मैथमेटिक्स की हिस्ट्री से जुड़ी हुई है। तो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स ये बताते हैं कि इजिप्ट में मैथमेटिक्स की शुरुआत आज से 5000 साल पहले हुई। ये वो समय था जब इजिप्ट के दो अलग अलग हिस्से थे, पर जल्द ही एंशिएंट इजिप्शियन किंग फेरो ने इन दोनों अलग अलग हिस्से को एक साथ मिला लिया। ये वो समय था जब इजिप्शियंस पूरी तरह से एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे और इस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए पानी की नीड इजिप्ट से गुजरने वाली नील नदी के द्वारा पूरी की जाती थी। अब जब किंग फेरो ने पूरे इजिप्ट पर रूल करना शुरू किया तो उन्होंने एक नया नियम निकाला जिसमें इजिप्ट वासियों को अपने राजा को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा देना होता था। इसे आप इजिप्शियन हिस्ट्री में टैक्स की शुरुआत कह सकते हो और राजा द्वारा चुने गए लोग ये डिसाइड करते थे कि किस इजिप्ट वासी से कितना टैक्स लेना है और इसके लिए उन्हें उस इजिप्ट वासी के लैंड का सही एरिया मेजर करना होता था। इसके अलावा नील नदी में पानी की बाढ़ से फसल बर्बाद होने पर राजा द्वारा टैक्स में छूट भी दी जाती थी, इसलिए इन सभी चीज़ों की कैलकुलेशन भी की जाती थी, जिसमें शुरुआती कैलकुलेशन तो हाथ और उंगलियों के द्वारा ही की गई जैसे साधारण कैलकुलेशन की जाती है। पर जैसे जैसे टैक्स बढ़ता गया और बड़ी ज़मीनों के एरिया को मेजर किया जाने लगा तो अब इजिप्ट वासियों को कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ने लगी, जिसके बाद इजिप्शियंस ने एक बेस 8 नंबर के सिस्टम को तैयार किया, जिसमें उन्होंने अलग अलग नंबर्स के लिए अलग अलग सिंबल्स का यूज़ करना शुरू कर दिया, जिसके जरिए वो आसानी से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते थे। एग्जाम्पल के लिए एंशिएंट इजिप्शियन नंबर में नंबर 1 का सिंबल एक सीधी लाइन को मानते थे और नंबर 2 के लिए वो 2 लाइन सिंबल का यूज़ करते थे। इसी तरह ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नंबर 8 तक जाते थे। पर अगर कुछ बड़े नंबर्स जैसे कि 1000 की बात करें तो ऐसे नंबर्स के लिए वो फूल, उंगली या फिर मेढक जैसे सिंबल्स को यूज़ करते थे। एग्जाम्पल के लिए 1000 को रिप्रेजेंट करने के लिए वो एक फूल के पौधे को सिंबल मानते थे, जबकि 10,000 के लिए वो एक उंगली को सिंबल मानते थे और मेढक को 1,00,000 नंबर का सिंबल मानते थे। इसी तरह अगर उनको मिलियन नंबर को रिप्रेजेंट करना हो तो वो स्लेब्स के सिंबल से उसको रिप्रेजेंट करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि उनके पास गुलामों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो जब कभी उनको बड़े नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन करनी होती थी तो वो स्लेब का यूज़ करते थे। आप इस इमेज में भी देख सकते हो कि ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार का है। इसको हम बोलते हैं हायरोग्लिफ्स, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो। पर अभी भी इजिप्शियन ज़्यादातर अपनी कैलकुलेशन को करने के लिए मिट्टी और पत्थरों का ही यूज़ करते थे, पर इन पर लिखी गई कैलकुलेशंस के मिटने का भी डर था। इसलिए 2800 BC आने तक एंशिएंट इजिप्शियन मैथमेटिशियंस ने एक खास तरह के कपड़े पर, जिसे पेपायरस नाम दिया गया, पेपायरस पर लिखना शुरू कर दिया।
लिखने के लिए वो एक पतली लकड़ी का यूज़ करते थे जिसे टिप कहा जाता था। इसके बाद एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से हो चुकी थी। पेपायरस पर लिखने के कारण अब इजिप्शियंस मैथमेटिशियंस बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन को कर पाते थे, जिसके कारण उन्होंने उस समय कई न्यू ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ज्योमेट्रिकल फार्मूलेस की खोज की, जिसके जरिए अब वो एस्ट्रोनॉमी को भी काफ़ी अच्छे से समझने लगे थे। उन्हें स्टार्स के पैटर्न्स और लोकेशंस के बदलाव समझ में आने लगे थे, जिसके कारण अब वो इनके मूवमेंट एंड स्पीड को भी काफ़ी हद तक सही प्रिडिक्ट कर पाते थे। इसी एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज एंड कैलकुलेशन के कारण ये हो सकता है कि पिरामिड की अलाइनमेंट बिल्कुल ओरायन बेल्ट के साथ है। इस समय तक उनकी मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री नॉलेज भी इतनी अच्छी हो चुकी थी कि अब वो काफ़ी अच्छे से एंगल्स को मेजर कर पाते थे, जिसने उन्हें आगे चलकर पिरामिड की डेवलपमेंट में भी काफ़ी मदद की। और इसी के साथ ही साथ जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे एंशिएंट इजिप्शियंस की मैथमेटिकल नॉलेज और भी बढ़ती गई। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि इजिप्शियंस एग्रीकल्चर पर काफ़ी डिपेंडेंट थे, इसलिए अब उन्होंने अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को और भी बेहतर बनाने के लिए मौसम के पैटर्न्स को समझना भी शुरू कर दिया। अब इजिप्शियंस मैथमेटिशियंस इतने काबिल हो चुके थे कि वो अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कई कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन को काफ़ी हद तक सॉल्व कर पाते थे, जिसके कारण 2510 बीसी में उन्होंने ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे पहले सोलर कैलेंडर को डेवलप किया, जिसे द इजिप्शियन कैलेंडर नाम दिया गया। ये कैलेंडर इतना खास इसलिए भी था क्योंकि ये पहला ऐसा कैलेंडर था जिसमें 365 दिनों का एक साल था और इसमें 13 महीने दिए गए थे, जिसमें 4 अलग अलग सीजन्स थे। इस कैलेंडर का निर्माण इसलिए भी किया गया था ताकि इजिप्ट के लोग समय के साथ मौसम में होने वाले बदलाव और नील नदी में आने वाले फ्लड का सही अंदाजा लगा सके, ताकि इन सभी चीज़ों की तैयारी पहले से ही की जा सके और फसलों को नुकसान से बचाया जा सके। इजिप्शियन कैलेंडर ह्यूमन हिस्ट्री का पहला कैलेंडर माना जाता है, जिसके बाद अलग अलग सिविलाइजेशन ने समय के साथ इसमें कई सुधार किए और आज ज़्यादातर दुनिया जिस ग्रेगोरियन कैलेंडर का यूज़ कर रही है उसका ओरिजिन इजिप्शियन कैलेंडर को ही माना जाता है। अब 2550 से 2490 बीसी के बीच के समय को आप एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन की गोल्डन एज भी कह सकते हो, क्योंकि ये वही समय था जब इजिप्ट में गीज़ा का पिरामिड का निर्माण हो रहा था, जिसमें इजिप्शियंस ने अपनी पूरी मैथमेटिकल नॉलेज का डेमोन्स्ट्रेशन किया। उनके 2500 बीसी में बनाए गए गीज़ा पिरामिड की हाइट एंड एंगल इतने एक्यूरेट थे कि आज भी रिसर्चर से विश्वास नहीं कर पाते कि उस समय बिना किसी एडवांस इक्विपमेंट के इजिप्शियंस ने इनको इतना एक्यूरेट तरीके से कैसे मेजर किया। इजिप्शियन मैथमेटिक्स की आज भी कई ऐसी बातें हैं जो कि हम नहीं जानते, क्योंकि हमारे पास उनसे जुड़े कोई प्रूफ डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, क्योंकि ज़्यादातर एंशिएंट इजिप्शियन मैथमेटिकल डॉक्यूमेंट 48 बीसी में अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी में लगी हुई एक भयानक आग के दौरान जलकर राख हो गए। और आज के समय में हमारे पास केवल 2 मेजर डॉक्यूमेंट्स रिंड पेपायरस एंड मॉस्को पेपायरस शामिल है, जो कि हमें इजिप्शियन मैथमेटिक्स की झलक दिखाते हैं, जिसमें रिंड पेपायरस को 1650 बीसी में और मॉस्को पेपायरस को 1850 बीसी में लिखा गया था। चलिए इनके बारे में थोड़ा और अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले रिंड पेपायरस को दुनिया का सबसे मोस्ट प्रेस्टिजियस एंशिएंट डॉक्यूमेंट माना जाता है। ये मॉस्को पेपायरस जितना तो पुराना नहीं है, पर इसके अंदर मॉस्को पेपायरस से भी ज़्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड प्रॉब्लम्स मौजूद हैं, जो इसे मॉस्को पेपायरस से भी ज़्यादा कीमती बनाती हैं। रिंड पेपायरस हमें एंशिएंट इजिप्शियंस की मैथमेटिकल नॉलेज को काफ़ी अच्छे से दिखाता है। रिंड पेपायरस एक 6 मीटर लंबा और 33 सेंटीमीटर चौड़ा एक डॉक्यूमेंट है, जिस पर की गई रिसर्च ये बताती है कि ये करीब 3650 साल पुराना डॉक्यूमेंट है। रिंड पेपायरस के अंदर 87 अर्थमेटिक अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉब्लम और उनके सॉल्यूशन के लिए कई फॉर्मूलेस को लिखा गया है। इसमें लिखे गए सभी फॉर्मूलेस को आप बिल्कुल करेक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन वो ठीक होने के काफ़ी करीब थे और इनके यूज से बड़े स्केल पर ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं होता था। इसमें लिखे हुए कई फॉर्मूलेस में नंबर्स के बीच कई कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशन सेट्स दिखाई देते हैं। रिंड पेपायरस पर की गई स्टडी ये बताती है कि इजिप्शियंस फ्रैक्शन कैलकुलेशन वैल्यूज़ के लिए नंबर्स को 3/4 या 4/5 की तरह दिखाने की बजाय 3/4 को 1/2 प्लस 1/4 और 4/5 को 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/20 की तरह लिखना पसंद करते थे। अब हमें ये थोड़ा अजीब लग सकता है, पर रिसर्चर्स बताते हैं कि इजिप्शियंस के लिए ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल बात थी और
उनकी ज़्यादातर सभी कैलकुलेशन के लिए इसी तरह से वैल्यूज़ को लिखा जाता था। इसके अलावा रिंड पेपायरस में ज्योमेट्री के भी कई फॉर्मूलेस दिए गए हैं, जिसकी मदद से उस समय एंशिएंट इजिप्शियन डिफरेंट शेप्स के एरियाज एंड वॉल्यूम को आसानी से निकाल सकते थे। इसी कारण पिरामिड में हमको पाई की वैल्यूज़ का भी जिक्र देखने को मिलता है। और जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इसमें थोड़ी गलतियां तो थीं, लेकिन अगर आप एक बड़े स्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हो तो वो गलतियां काफ़ी आसानी से नज़रअंदाज की जा सकती हैं। और रिंड पेपायरस में कई ऐसे ट्रिग्नोमेट्री एंड ज्योमेट्रिकल फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं जिनको सॉल्व करने पर हमें गीज़ा पिरामिड के एंगल और उनके एरिया की सही जानकारी मिलती है, जिससे ये पता चलता है कि पिरामिड के निर्माण के लिए इजिप्शियंस मैथमेटिक्स ने इन्हीं फॉर्मूलेस का यूज़ किया था। चलिए अब बात करते हैं मॉस्को पेपायरस की। मॉस्को पेपायरस एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें एंशिएंट इजिप्शियंस द्वारा 25 अलजेब्रा एंड ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन लिखी हुई हैं। इसके अलावा इसमें भी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल कैलकुलेशन दी हुई हैं जिसमें अलग अलग एंगल्स का भी जिक्र है। और हैरानी की बात यह है कि इसमें वही एंगल्स हैं जिन पर गीज़ा का पिरामिड बना है, यानी कि 51.1 डिग्री। इसके अलावा इसमें कई राइट एंगल फॉर्मूलेज भी दिए गए हैं और रिसर्चर्स को पूरा यकीन है कि गीज़ा के पिरामिड का निर्माण इन्हीं कैलकुलेशन को बेस मानकर किया गया था, जिन्हें बाद में इस डॉक्यूमेंट पर लिखा गया। मॉस्को पेपायरस की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसके अंदर पिरामिड के वॉल्यूम निकालने के लिए जिस फॉर्मूले का यूज़ किया गया था उसमें एक कांस्टेंट का यूज़ किया गया था जिसकी वैल्यू 256/81 लिखी गई है। और क्या आपको पता है कि अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो हमें मिलता है 3.16, जो कि पाई की रियल वैल्यू 3.14 के काफ़ी करीब है। जिसका मतलब ये है कि एंशिएंट इजिप्ट मैथमेटिशियंस पाई की खोज के पहले ही अनजाने में पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर्स की डेवलपमेंट में पाई की वैल्यू का यूज़ कर रहे थे। इसके अलावा मॉस्को पेपायरस के अंदर हमें कई एस्ट्रोनॉमी से जुड़ी हुई चीज़ें भी दिखाई देती हैं जो कि स्टार्स की मूवमेंट को प्रिडिक्ट करती है, जिसके जरिए उस समय कई लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया जाता था। ये सब चीज़ें रिंड पेपायरस, मॉस्को पेपायरस, अनजाने में पाई की वैल्यू का यूज़ करना, स्टार्स को लोकेट करना, मौसम्स को प्रिडिक्ट करना, कैलेंडर को इन्वेंट करना, ये सभी चीज़ें हमें ये दिखाती हैं कि एंशिएंट इजिप्शियंस मैथमेटिक्स कितना आगे थी। पर दोस्तों, इतना सब कुछ ज्ञान होने के बाद भी इजिप्शियंस के मैथमेटिकल फॉर्मूलेज में कई एरर्स थे जिन्हें बाद में ग्रीक और यूरोपियन मैथमेटिशियंस ने काफ़ी हद तक सॉल्व किया और बेहतर बनाया। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको एंशिएंट इजिप्शियन मैथमेटिक्स पर यह वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाए।